हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी एकेडमी हिंदी साहित्य। मेरा नाम कविता है और फ्रेंड्स हम पढ़ रहे हैं हिंदी की व्याकरण। और व्याकरण में हम पढ़ रहे हैं व्याकरण का दूसरा चैप्टर वर्ण विचार। पहला चैप्टर हमने व्याकरण में नहीं पढ़ा क्योंकि पहला चैप्टर में आपको यूजीसी नेट की जब हम तैयारी कर रहे थे उसमें मैं आपको करा चुकी हूँ। अगर आपको वो पढ़ना है तो आप यूजीसी नेट का सिलेबस जाके देखिए, उसमें आपको मिल जाएगा। और फ्रेंड्स व्याकरण सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये सभी क्लास के बच्चे हो, स्कूल के बच्चे हो या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो या वो यूपीएससी हो, सीटेट हो, टीजीटी पीजीटी हो और एनटी यूजीसी नेट हो, सभी में व्याकरण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और किसी को चीज़ को हिंदी नहीं आती, अगर वो हिंदी सीखना चाहता है तो उसके लिए भी पहले व्याकरण बहुत ज़रूरी है। तो हम व्याकरण पढ़ेंगे। और पढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। लास्ट टाइम हमने फ्रेंड्स पढ़ा था व्याकरण में वर्ण विचार के चैप्टर में स्वर को पढ़ा था हमने। आज हम व्यंजन को पढ़ेंगे। और व्यंजन को किसे कहते हैं, व्यंजन की डेफिनेशन आप देख लीजिए। व्यंजन जो होता है वो जिन ध्वनियों के उच्चारण में जब हम व्यंजनों को बोलते हैं, अगर उनको बोलते वक्त, उनको उच्चारण करते वक्त हमारे मुंह से जो वायु जो है वो रुकावट के साथ बाहर आती है तो उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। यह रुकावट कई तरह की होती है। अब ये किस तरह की होती है आप ये देख लीजिए, जैसे अघोष, सघोष और नासिक्य। जो अघोष होते हैं, ये देखिए, ये आपको व्यंजन जो है दो तरह से बताए गए हैं। सबसे पहले तो हम ये बताएंगे आपको व्यंजनों का जो स्थान है किस किस तरह से है। ये देखिए, स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं। स्पर्श व्यंजन मतलब जिसको हम बोलते वक्त जिससे भी हमारी जिह्वा टकराती है उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श व्यंजन में मैं आपको बताऊंगी कौन सा, किसके लिए हमें किसका स्थान मतलब रुकावट कहाँ से आती है। और अघोष, घोष किसे कहते हैं और सघोष किसे कहते हैं, अल्प प्राण किसे कहते हैं और महाप्राण किसे कहते हैं। अब आप ये देखिए, जो क ख ग घ अड़, ये जो लाइन है ये हमारे गले से बोली जाती है तो इसे हम बोलते हैं कंठ है। तो इसका स्थान क्या है उच्चारण का, कंठ है। और ये स्पर्श व्यंजन है सारे, कंठ से लेके औष्ठ्य तक स्पर्श व्यंजन है। कंठ्य, मूर्धन्य, दंत्य और औष्ठ्य। जो कंठ्य से बोले जाए मतलब गले से आवाज़ आए तो वो हो गई हमारे क ख ग घ अड़े। और जो मूर्धन्य है, जैसे ट बोल के देखिए, आपकी जहाँ भी जीवा टकराती है वो मूर्धन्य स्थान होता है, ट ठ ड ढ अण। और दंत्य हो गया जो दांत से टकराते हैं वक्त, हमारी जीभ जो है इन व्यंजनों को बोलते वक्त हमारी जीभा जो है वो दांत से टकराती है तो इनको दंत्य व्यंजन बोलते हैं। चेक कर लीजिए आप फ्रेंड्स, आप प्रोनाउंस करके इनको। और जो होठों से टकराती है हमारी, जैसे हमारे होठ टकराते हैं आपस में, प फ ब भ म, ये औष्ठ्य व्यंजन हो गए जिससे कि हमारे होठों की जो है बनावट होती है। अब आप ये देखिए, अघोष और अल्प प्राण कौन से होते हैं। अल्प प्राण से जो है वायु जो है मतलब अल्प प्राण जिससे कि हम जल्दी से बोल देते क, जल्दी से वायु जो है वो कम मात्रा में बाहर निकलती है। और महाप्राण में जो है वायु ज़्यादा निकलती है, ज़्यादा मात्रा में निकलती है, जैसे ख, ये महाप्राण हो गए। और ये भी जो पहले दो जो व्यंजन होते हैं, पहले दो ये जो है अघोष होते हैं और बाकी के जो तीन व्यंजन होते हैं वो सघोष होते हैं। और इनमें जो अल्प प्राण महाप्राण है, महाप्राण जो है ये दूसरे नंबर की लाइन और चौथे नंबर की लाइन जो होती है वो महाप्राण होती है। और पहले और दूसरे नंबर के जो व्यंजन होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं। और जो आखिर का व्यंजन होते हैं पाँचवें नंबर पे वो नासिक्य होते हैं। इससे बोलते वक्त हमारी जो आवाज़ है वो, जो वायु है वो नाक से आवाज़ आती है इनकी व्यंजनों का उच्चारण करते वक्त। तो ये स्थान है इनके उच्चारण के। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। स्पर्श संघर्षी मतलब कि स्पर्श करके जो बोला जाए और जिससे हमारे बोलने के टाइम हमारे बहुत संघर्ष करना पड़ता है उनको बोलने के लिए। आप देखिए, च छ ज झ य, कितना संघर्ष करना पड़ रहा है फ्रेंड्स बोलने के लिए। ये देखिए,
तो इनका जो उच्चारण स्थान है वो है तालव्य। इसे बोलते वक्त हमारी जिह्वा जो वो तालू से टकराती है। अब प्रयत्न के आधार पर देख लीजिए, ये तो उच्चारण के स्थान पर था, उच्चारण का स्थान था। अब प्रयत्न, जो प्रयत्न करके बोला जाता है वो किस तरह होता है, कौन सी व्यंजन है वो, ये चेक कर लीजिए। ये तो होंगे व्यंजन जो कि उच्चारण के स्थान, उच्चारण, इनको जो है हम उच्चारण स्थान की तरह से बोला जाता है, जहाँ से हम बोलते हैं, मतलब इनका एक उचित उच्चारण स्थान होता है। अब नेक्स्ट देख लीजिए, जो प्रयत्न के आधार पर है इनका वर्गीकरण, मतलब कि अंतस्थ व्यंजन। ये जो 4 व्यंजन मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ये जो है व्यंजनों के बीच में आते हैं तो इसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और ऊष्म संघर्षी व्यंजन होते हैं, ये भी 4 है। ये आपसे पूछे जाते हैं कि अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, संख्या है, और ऊष्म संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी है। और उत्क्षिप्त जो है वो ये होते हैं अड़य और अढ़ा, ये अल्पप्राण है और ये महाप्राण है। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देख लीजिए। अयोग वहा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अयोग वहा में आता है अनुस्वार और विसर्ग। ये वैसे हमारे स्वर में नहीं था, लेकिन ये संस्कृत से लिए गए हैं, तो संस्कृत की व्याकरण से लिए गए, तो ये अब शामिल कर लिए गए हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, अर्धस्वर किसे कहा जाता है। जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं उसमें से अर्धस्वर बोला जाता है। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछे जा चुके हैं। अर्धस्वर कौन से होते हैं, लुंठित स्वर कौन सा होता है, सॉरी फ्रेंड्स व्यंजन अर्धस्वर बोला जाता है इनको, मतलब कि इसमें जो है आधा स्वर जुड़ा होता है। और लुंठित जो होता है व्यंजन वो होता है र, और पार्श्विक व्यंजन जो होता है वो ल होता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए। ये देख लीजिए, य और व जो है वो अर्धस्वर है, और लुंठित जो है वो र है, और पार्श्विक जो है वो ल है। अगर प्रोनाउंसिएशन में कुछ मिस्टेक हो जाती है फ्रेंड्स, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपको बोला गया है व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है, और व्यंजनों का वर्गीकरण हम 2 प्रकार से करते हैं। एक तो स्थान के स्थान पर, सॉरी फ्रेंड्स, स्थान और प्रयत्न के आधार पर, वो मैं पहले आपको बता भी चुकी हूँ। अब देख लीजिए इसका और अच्छे से। स्थान के आधार पर जो है वो कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, औष्ठ्य और दंतौष्ठ्य और स्वर यंत्रीय, ये है स्थान के आधार पर। कंठ्य जो गले से बोले जाए, तालव्य जो तालू से, मूर्धन्य जो तालू के और मूर्धा के भाग से, और दंत्य दांतों के मूल से, और वत्स्य जो दंत मूल से बोले जाते हैं, औष्ठ्य जो दोनों होठों से, और दंतोष्ठ्य जो दांत और होठ दोनों से बोले जाए, निचले होठ और ऊपर के दांतों से। आप इनको प्रोनाउंस करके देख सकते हैं। स्वर यंत्रीय जो स्वर यंत्र से बोले जाए, जैसे ह आवाज़ गले से और स्वर यंत्र से आ रही है। ओके फ्रेंड्स, अब प्रयत्न के आधार पर देख लीजिए। प्रयत्न के, अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्यंजनों का जो व्यंजन है उनको व्यंजन जो वर्ण है जो उनको 2 प्रकार से विभाजित किया गया उच्चारण की दृष्टि से। आपसे पूछा जा सकता है कि उच्चारण की दृष्टि से कितने प्रकार के व्यंजनों का वर्णन किया गया है। तो स्थान और प्रयत्न 2 प्रकार से किया गया है। स्थान का मैं बता चुकी हूँ, और प्रयत्न के आधार पर देख लीजिए। व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्री में श्वास का कंपन, श्वास की मात्रा तथा जिह्वा या अन्य अवयवों द्वारा श्वास के अवरोध की प्रक्रिया का नाम प्रयत्न है। अब आप ये समझ ही गए होंगे, जो स्वर तंत्री में श्वास का जो कंपन होता है उससे हम प्रयत्न करते हैं बोलते वक्त, तो उसको हम कहते हैं प्रयत्न के आधार पर। स्वर तंत्री में श्वास का कंपन होता है। स्वर तंत्री मतलब कि जहाँ से स्वर बोले जाते हैं। और व्यंजन वर्णों के 2 भेद होते हैं, अघोष और सघोष। मैं अभी बता चुकी हूँ आपको। अघोष क्या होते हैं, जिसमें ध्वनि का उच्चारण में स्वर तंत्रियों में जो है कंपन नहीं होता, उसे अघोष कहते हैं, और जिसमें कंपन होता है उसको सघोष कहते हैं। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब आप ये देखिए, क ख छ छ ट ठ त थ प फ श स ह स, ये सारे जो व्यंजन हैं वर्गों के प्रथम तथा द्वितीय व्यंजन, मतलब कि जितने भी वर्ग ये मैंने आपको कवर चवर्ग जो बताए थे वर्ग, उसमें से पहला और दूसरा व्यंजन लेकर
सभी का वो जो होते हैं घोष में पहले आपको बताया है अभी पीछे, और जो बाकी के होते हैं वो सघोष होते हैं, जो बाकी की 3 लाइनें होती हैं। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ये आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में जो है श्वास की मात्रा जो है वो श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद हैं। वो कौन कौन से? अल्पप्राण और महाप्राण। वो प्रयत्न के आधार पर 2 थे, घोष और अघोष, और ये श्वास की मात्रा के आधार पर है, प्राणवायु की मात्रा के आधार पर अल्पप्राण और महाप्राण, जिसमें की मात्रा कम निकलती है। वायु की मात्रा बोलते वक्त उच्चारण करते हैं जब व्यंजनों का, तो उसको अल्पप्राण कहते हैं, और जब वायु अधिक निकलती है तो उसको महाप्राण कहते हैं। ये मैं आपको बता चुकी थी। जो पहला और तीसरा व्यंजन है वर्ग का, वो होते हैं अल्पप्राण, और दूसरा चौथा जो होते हैं वो होते हैं महाप्राण। मतलब कि 5 जो लाइनें होती है क ख ग घ अड़, उसमें से पहला, तीसरा और 5वां ये तो हो गए अल्पप्राण, और दूसरा और चौथा मतलब कि ख और घ ये हो गए आपके महाप्राण। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। अब जीवा या अन्य अवयवों द्वारा श्वास का अवरोध, इस आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है। स्पर्श, दूसरा स्पर्श संघर्षी, तीसरा संघर्षी। नेक्स्ट देख लेते हैं। 3 तरह से किया गया है इसका, और ये चौथा अंतस्थ, 5वां उत्सिप्त और अयोग्वा। अब नेक्स्ट देखते हैं अनुस्वार है। ये सब इसका वर्गीकरण है किसके आधार पर? जीवा या अन्य अवयवों द्वारा श्वास का अवरोध जब होता है तो व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया उस आधार पे। 2 प्रकार से पहले मैं आपको बता चुकी हूँ। ये जीवा और अन्य अवयवों द्वारा श्वास का अवरोध जो होता है उस प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया व्यंजनों का। अगर इस तरह से क्वेश्चन आए तो आपसे पूछा जा सकता है जीवा द्वारा जो व्यंजनों का, जीवा या अन्य अवयवों द्वारा श्वास का अवरोध जो होता है उसके आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण पूछा जा सकता है। सबसे पहले स्पर्श, कहाँ कहाँ हमारी जीभ जो वो स्पर्श करती है या होठ स्पर्श करते हैं, तो उस आधार पे आपसे पूछा जा सकता है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में उच्चारण अवयव जीभ या होठ दूसरे उच्चारण अवयव का स्पर्श करता है जिससे वायु पूर्ण रूप से रुक जाती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन मैं आपको बता चुकी हूँ पहले, क से लेकर भा तक जो है वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। इसका एक उपवर्ग भी है जिसे हम नासिक के व्यंजन कहते हैं। मुंह के साथ साथ नाक से बोले जाने वाले व्यंजन, हम प या ब का उच्चारण करते हैं तो हवा नाक से नहीं निकलती, लेकिन जब हम म बोलते हैं तो मुंह से कम और नाक से वायु अधिक निकलती है। अब नासिक के व्यंजन भी स्पर्श है। प्रत्येक वर्ग का 5वां व्यंजन नासिक के स्पर्श व्यंजन है। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देख लेते हैं स्पर्श संघर्षी। स्पर्श ध्वनियों का एक उपवर्ग होता है। स्पर्श संघर्षी ध्वनियाँ भी होती है। इन ध्वनियों का उच्चारण भी स्पर्श ध्वनियों की तरह ही होता है, लेकिन स्पर्श के बाद वायु घर्षण के साथ बाहर निकलती है। स्पर्श ध्वनियों की तरह व्यवहार करने के कारण परंपरा से ही ये ध्वनियाँ स्पष्ट कोटि की ही मानी जाती है। जैसे च, छ, ज, झ एकदम से आवाज़ निकल रही है और स्पर्श संघर्षी, संघर्ष भी करना पड़ रहा है और इसमें टच भी हो रही है, तो ये इन्हें बोला जाता है स्पर्श संघर्षी। नेक्स्ट है संघर्षी। आपसे पूछा जा सकता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से हैं और स्पर्श व्यंजन कौन से हैं। ओके फ्रेंड्स, संघर्षी व्यंजन कौन से हैं? स्पर्श ध्वनियों में वायु पूर्ण रूप से अवरुद्ध होता है, जबकि संघर्षी ध्वनियों में वायु का अवरोध इस प्रकार रहता है कि घर्षण के साथ निकलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इन ध्वनियों का उच्चारण देर तक किया जा सकता है। घर्षण के साथ हवा निकलने के कारण इन ध्वनियों को संघर्षी कहा जाता है। ऊष्म ध्वनि भी कहा जाता है, और ऊष्म व्यंजन मैं आपको बता चुकी हूँ कौन से हैं, ये आप जानते ही हैं, ये देख लीजिए। अब एक नोट मैं आपको बताना चाहूँगी, ये नोट कर लीजिए आप। जो अरबी फारसी और अंग्रेजी के जो व्यंजन ध्वनियाँ हैं, जैसे ख, क, ख, इनके नीचे जो बिंदी आती है वो अरबी फारसी से आई है, अंग्रेजी से, तो ये हिंदी में आए हैं, आगत मतलब कि वहाँ से लिए गए हैं दूसरी भाषा से। तो इनमें जो क स्पर्श ध्वनि है उसके चारों जो है वो स्पर्शी संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। जब उनके नीचे जो है बिंदी आ जाती है
तो ये स्पर्शी व्यंजन ही होते हैं ये भी। अब अगर इनके नीचे बिंदी है तब भी ये स्पर्शी व्यंजन ही कहे जाते हैं। दो ऐसी व्यंजन संघर्षी ध्वनियाँ होती हैं, ज और फ, जो अरबी फारसी तथा अंग्रेजी से ली गई है। इनको भी स्थान के अनुसार विवेचन में सम्मिलित किया गया है। अब अंतस्थ व्यंजन में आपको पहले बता चुकी हूँ। वर्णमाला में जो है इनको बीच में होने के कारण इनको अंतस्थ कहा गया है। और उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं? जैसे अड़ और है, ये उत्क्षिप्त व्यंजन है। क्षिप्त, इन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा ऊपर उठकर एकदम से मूर्धा को स्पर्श कर तुरंत नीचे गिर जाती है। मतलब जीभ पहले ऊपर उठती है, उसके बाद मूर्धा को स्पर्श करती है और वो नीचे गिर जाती है, तो उसे उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। और ये दो हैं, ये देख लीजिए, पूछे जा सकते हैं आपसे उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं। अयोग वाहक कौन से, ये आपको आते ही होंगे, पहले बता चुकी हूँ। अनुस्वार भी आप जानते हैं। अनुस्वार का मैं थोड़ा सा और आपको बता देती हूँ। जो पांचवा व्यंजन होता है वो अनुस्वार होता है। और जैसे कि संकल्प, संचय, संताप, संबोधन, ये य, र, ल, व, श, स, ह से पहले अनुस्वार का प्रयोग होता है। ज़्यादातर जहाँ भी ये वर्ण आते हैं उसमें जो है अनुस्वार का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, संयम, संरक्षक, संलाप, संवाद, संशय, संसार, संहार। तो ये जो है जितने भी अगर इनका उपयोग होता है तो इनसे पहले जो है वो अनुस्वार का उपयोग होता है, इनसे पहले। ओके फ्रेंड्स, हिंदी की वर्तनी में पांचवा जो वर्ग होता है, वर्ण होता है, उसके स्थान पर अनुस्वार का उपयोग किया जाता है। जैसे संकल्प, इसमें इसकी जगह हम बिंदी लगा देते हैं। नागरिक प्रचारणी सभा काशी तथा भारत सरकार के केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा यह सिद्धांत मान्यता प्राप्त कर चुका है। पर जिन शब्दों में भिन्न नासिक के व्यंजन आता है, मतलब कि अगर अलग अलग नासिक के व्यंजन आ जाए पांचों में से, जैसे कि ये, अड़े, अगर अलग अलग आए तो उसमें क्या होता है देख लीजिए। तो उसमें जो पंचमाक्षर को लिखा जाएगा उसमें उनको उसी तरह से नहीं लिखा जाएगा। जैसे जन्म, निम्न, वाड्मय, उन्नति, सम्मति, मृण्मय, पुण्य, इस तरह से लिखा जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब विसर्ग को आप देख लीजिए। विसर्ग मैं आपको बता ही चुकी हूँ पहले, विसर्ग आपको आता ही होगा। अब व्यंजन गुच्छ देख लीजिए। जब दो या दो से अधिक व्यंजन एक साथ एक श्वास के झटके में बोले जाते हैं तो उनको व्यंजन गुच्छ कहा जाता है। व्यंजन गुच्छ आपसे पूछे जा सकते हैं कौन से व्यंजन है, या इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो आप देख लीजिए कौन से व्यंजन गुच्छ होते हैं। य, र, ल, व व्यंजन प्लस स प्लस य, र, ल, व से भिन्न व्यंजन। जैसे प्याज, प के साथ या जुड़ा है तो ये व्यंजन गुच्छ हो गया है। अब ये सारे व्यंजन गुच्छ है, आप इनको पढ़ लेना, पॉज करके पढ़ लेना। अब सारे तो मैं पढ़ूंगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, या तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना या आप इनको अच्छे से स्टडी कर लेना पॉज करके। ओके फ्रेंड्स, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट देख लीजिए, द्वित्व व्यंजन और संयोग व्यंजन कौन से होते हैं। जब एक व्यंजन के साथ दूसरा व्यंजन आता है और दोनों का उच्चारण अलग अलग किया जाए तो व्यंजन संयोग होता है। व्यंजन संयोग में व्यंजनों को अलग अलग लिखना चाहिए। जैसे कि जनता, जन जमा में ता, जनता, उल्टा, उल जमा में टा। तो ये जो शब्द हैं ये व्यंजन संयोग होते हैं। अब जैसे जनता और उल्टा के जो मूल शब्द होते हैं जन और उलट, लेकिन इसमें जो अ है वो मिला हुआ है, अस्तित्व में आया हुआ है, इसलिए इनको व्यंजन संयोग कहते हैं। अब नेक्स्ट आ गया है व्यंजन गुच्छ। आप ये देख लीजिए, न जमा में त, संत में जो है वो क्या है, न और त जो है वो जुड़ा हुआ है, तो इसलिए व्यंजन गुच्छ है। जबकि जनता में न त का व्यंजन संयोग है। ओके फ्रेंड्स, तो आप इससे अच्छे से उदाहरण से समझ लीजिए। एक व्यंजन का अपने समरूप व्यंजन से मिलना क्या कहलाता है, द्वित्व व्यंजन। जैसे दो व्यंजन एक साथ आ जाए, जैसे क को दो बार आ जाए तो वो द्वित्व व्यंजन कहलाता है और उनको एक को आधा लिखा जाता है और एक को पूरा लिखा जाता है। जैसे कि उदाहरण देख लीजिए कैसे, इक्का, धक्का, बच्चा, कट्टर, लड्डू।
ये दोनों व्यंजन एक ही व्यंजन को दो बार लिखा गया है, तो एक को आधा और दूसरे को पूरा लिखा जाता है। द्वित्व व्यंजन यही कहलाते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लीजिए। र व्यंजन युक्त गुच्छ तथा संयोग व्यंजन। अब जिसमें र शामिल होता है, र रहित स्वर रहित जो होगा, र स्वर रहित किसी व्यंजन के पहले अगर आता है र, किसी भी व्यंजन के पहले कर्म, जैसे कि र पहले बोला जा रहा है म से, वर्ष में श से र पहले बोला जा रहा है, तो किसी व्यंजन के पहले लगाया जाता है। ये मतलब इसका प्रोनाउंसिएशन जो पहले बोला जाता है, प्रोनाउंस किया जाता है। अब इसमें देखिए जो स्वर सहित है, अगर स्वर रहित है तो अगर उसमें स्वर नहीं है तो वो व्यंजन से पहले बोला जाएगा, अगर उसमें स्वर है तो वो बाद में बोला जाएगा, जैसे प्रेम, क्रम। ओके फ्रेंड्स, अब यही स्वर सहित र ट ड के साथ वर्तनी में कुछ भिन्न रूप ले लेता है, जैसे ट्रेन और ड्रम। ओके फ्रेंड्स, अब ये नोट कर लीजिए, त और श के साथ इनके विशिष्ट रूप बन जाते हैं। त के साथ अगर र जुड़ गया तो क्या बन गया? त्र। श के साथ र जुड़ गया तो श्र। जैसे कि त्रिगुण, त्रिगुण, श्रम, श्री, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब नेक्स्ट देख लीजिए। अब अन्य संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? जैसे क और श को मिला देंगे तो श क्षत्रिय बन जाएगा, ये देख लीजिए। ज और य को मिलाएंगे तो ज्ञ बन जाएगा। अब ज्ञ का उच्चारण ग जब हमें य मिला के बनता है, ज्ञ के रूप में पढ़ाई से किया जाता है। अब अक्षर देख लीजिए। अक्षर शब्द का प्रयोग स्वरों और व्यंजनों के लिपि चिन्हों के लिए होता आया है। अक्षर कुछ भिन्न अर्थ में भी प्रयोग किया जा रहा है। किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह की उचित न्यूनतम इकाई को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। ये अक्षर की डेफिनेशन है। उदाहरण प्रभाव में एक स्वर व्यंजन युक्त स्वर अक्षर है। अक्षर केवल स्वर, स्वर तथा व्यंजन या अनुनासिकता सहित स्वर हो जाता है। वह छोटी से छोटी इकाई अक्षर है जिसका उच्चारण वायु के एक झटके से होता है, जैसे आ, जी, क्या, तो वायु के एक झटके से हो रहा है, ये अक्षर कहे जाते हैं। हिंदी भाषा में अक्षर मुख्यतः क्या होते हैं? केवल स्वर, ओ, आ, ओ, स्वर व्यंजन, अब, आजू, आख। व्यंजन स्वर क्या हो गए? न, खा, हो। तो ये आपके समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। चौथा है व्यंजन स्वर व्यंजन, घर, देर, सांप। ये आप खुद पढ़ लेना फ्रेंड्स, आपको पढ़ने से समझ में आ जाएंगे। अब आप ये नोट कर लीजिए। अंत्य व्यंजन गुच्छ के साथ स्वर का अल्प उच्चारण भी मिलता है। अनेक स्थितियों में व्यंजन के अंत में स्वर का उच्चारण नहीं किया जाता, परंतु लिखते समय व्यंजन के अंत में स्वर रहता है। सॉरी फ्रेंड्स, जैसे जनता बोला जाता है, जनता, तो इसमें अ जुड़ा होता है, ना आधा नहीं बोला जाता। हम बोलते जनता है, लेकिन इसमें ना पूरा होता है। जिन स्थितियों में हिंदी में अक्षर का विभाजन होता है, ये देख लीजिए और इनको देख के समझ लीजिए, आप खुद भी इनको पढ़ सकते हैं। जैसे स्वर स्वर आ रहा है, उ, आ, ओ, इस तरह से आप इसको समझ लीजिए। हिंदी में एक अक्षरी शब्द भी प्रयुक्त होते हैं और अनेकाक्षरी, एकाक्षरी और अनेकाक्षरी। तो एकाक्षरी शब्द कौन से होते हैं और दो अक्षरी शब्द कौन से होते हैं? एकाक्षरी होते हैं खा, आ, पी, हा, जा, और दो अक्षरी आओ, चला, खाया, खटपट। और तीन अक्षरी कौन से हुए? आइए, महिला, चलिए, जाइए। और चार आइएगा, प्रतिभाएं, और पांच भी होते हैं अध्यापिकाएं। ये आप समझ ही गए होंगे। हिंदी की यह विशेषता है कि अक्षर के अंत में ह्रस्व अ का उच्चारण नहीं होता, जो लिखने में प्रकट है, जैसे बकरा, बकरा, बोलना, बोलना, खटपट, खटपट। ओके फ्रेंड्स,
अब इस प्रकार लिखित रूप से उच्चरित रूप भिन्न हो सकता है। लिखित रूप कुछ होगा और उच्चरित रूप कुछ होगा। आज में लिखने में जो है ज अ की आवाज़ आती है, लेकिन हम बोलते हैं आज, जल्दी से बोलते हैं तो इसमें से अ जो वो गायब हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि इसके नीचे हलंत लगा के दिखाया गया है। जिसके नीचे हलंत होता है उसमें से अ गायब हो जाता है। वैसे सभी व्यंजनों में अ जुड़ा होता है। बलाघात, अनुतान, संगम, अब ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सारे वीडियो आप देख सकें और उसका लाभ उठा सकें। और फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय। तब तक की नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।